हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी? बढ़िया या आपको बढ़िया ही रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम के पीरियड में बीमार पड़ना आपको महंगा ही नहीं बहुत महंगा पड़ सकता है। तो आने वाले कुछ दिनों में फास्ट फूड, जंक फूड, इनको टाटा बाय बाय कहिए। भरपूर मात्रा में पानी पी के हाइड्रेटेड रहिए। इससे होगा क्या? इससे आपकी एनर्जी हाई रहेगी और पेपर लिखते समय आपके हाथों से ज्ञान की गंगा बहेगी। बट ज्ञान की गंगा बहने के लिए कुछ ज्ञान तो प्राप्त करना पड़ेगा। चलिए आज के लेक्चर से ज्ञान प्राप्त करते हैं मैक्लाउज मेथड के बारे में। तो देर किस बात की, शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए बच्चों, इस लेक्चर में मैक्लाउज मेथड से स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, ये जानने से पहले आपको ये बाउंड्री कंडीशंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका यूज़ ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हो जाएगा। तो फटाफट टाइम नहीं गवाते हैं और ये शुरू कर देते हैं। देखिए बाउंड्री कंडीशन मतलब क्या? अगर आपके बीम के एंड पे मतलब बाउंड्री पे कौन से टाइप का सपोर्ट है। अगर सिंपल सपोर्ट रहेगा तो स्लोप डिफ्लेक्शन का स्टेटस क्या रहेगा। अगर फिक्स सपोर्ट रहेगा तो उसका स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होगा। अगर फ्री एंड रहेगा तो उसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन उस एंड पे क्या होगा, ये जानना है। तो पहली कंडीशन कहती है कि अगर आपका बीम एंड पे सिंपल सपोर्ट है तो उस केस में जो आपका थीटा होता है या dy/dx होता है, ये कभी भी जीरो नहीं होता है। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, बट सेम जगह पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा, जिसको y बोलते हैं। ये पहली कंडीशंस बहुत अच्छे से याद रखना। फिर अगर आपका बीम का एंड फिक्स्ड रहेगा तो उस केस में थीटा यानी स्लोप या dy/dx ये भी जीरो रहेगा, उसके साथ साथ डिफ्लेक्शन भी जीरो रहेगा। कहाँ पे? अगर आपके बीम का एंड यानी बाउंड्री फिक्स्ड रहेगी तब। फिर दूसरी केस, अब एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा फ्री है, तो इस फ्री एंड पे हमेशा थीटा यानी स्लोप और dy/dx यानी स्लोप ये कभी भी जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। इनफैक्ट मैक्सिमम रहता है यहाँ पे। फ्री एंड जो होता है ना बीम का, जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, वहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम होता है, जीरो नहीं होता है। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, इसका मतलब मैक्सिमम होता है। ये हुए बाउंड्री कंडीशंस। अभी क्या करेंगे, इसी के बेस पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि फाइंड आउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यूजिंग मैक्लाउज मेथड। ये क्लियरली मेंशन किया रहता है। तो उस टाइम पे आप कैसे सॉल्व करोगे, तो उसका एक न्यूमेरिकल लिया है मैंने यहाँ पे। ये न्यूमेरिकल जो है ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट डिफ्लेक्शन अंडर पॉइंट लोड इन टर्म्स ऑफ EI फॉर गिवन बीम। तो ये बीम दिया है, इसको डिफ्लेक्शन निकालना है। कहाँ पे? ये जो पॉइंट लोड दिख रहा है इसके अंडर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसका प्रोसीजर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, इसका जो सोल्यूशन है मैंने स्टेप्स में डिवाइड किया है, ताकि क्या हो जाएगा, आपको आसानी से वो स्टेप्स याद रह जाएंगे और सॉल्यूशन इजी बन जाएगा। तो इसमें पहला स्टेप जो आता है, स्टेप 1, वो है रिएक्शन का कैलकुलेशन करना। क्या है? रिएक्शन का कैलकुलेशन करना। शुरू कर लेते हैं रिएक्शन कैलकुलेट करना। देखिए जहाँ पे भी सिंपल सपोर्ट रहेंगे और वो एंड पे रहेंगे, वहाँ पे मूवमेंट हमेशा जीरो रहती है। ये मॉस में भी हम पढ़ चुके हैं। अगर याद नहीं है कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब याद कर लो। बीम का एंड है, वहाँ पे सिंपल सपोर्ट है, तो वहाँ पे मूवमेंट जीरो होती है। इसका मतलब यहाँ पे मूवमेंट एट A इज इक्वल टू जीरो होगा। देयरफॉर अब मूवमेंट निकालना है कहाँ पे हमें, A पे। तो अगर A पे मूवमेंट निकालोगे तो ये रिएक्शन RA और ये रिएक्शन RB दोनों मिल जाएंगे। देखिए कैसे। अब मूवमेंट मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स कौन सा है, 9 किलो न्यूटन। ओके, क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए +9 इंटू उसका A से डिस्टेंस कितना है, 1। ओके डन। अब दूसरा फोर्स है RB
एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, देखिए ये बीम है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएगा। तो माइनस आर बी इंटू आर बी का ए से डिस्टेंस कितना है 3 मीटर है, तो 3 लिख लो। अब आप पूछोगे कि सर ए से ही क्यों डिस्टेंस ले रहे हो आप, पहले 9 का भी मल्टीप्लिकेशन में डिस्टेंस 1 यानी ए से ही लिया, क्योंकि हम ए पे मूवमेंट निकाल रहे इसलिए। ये हो गया, कोई फोर्स बचा और नहीं। अभी बोलोगे कि सर ये भी फोर्स ही था ना, बट ये फोर्स सेम पॉइंट से जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई बचेगा नहीं, इसलिए आर ए को कंसिडर ही नहीं किया। इज इक्वल टू 0, मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, इतना सिंपल है। देयरफॉर अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये माइनस आर बी ओ साइड जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 3 आर बी। देयरफॉर आर बी इज इक्वल टू, ये 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवाइड होगा, 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, यानी आर बी का वैल्यू 3 किलो न्यूटन आ गया। तो यहाँ पे लिख लो 3 किलो न्यूटन। अब बचा आर ए कैसे निकालेंगे, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, फटाफट हम फिनिश कर देते हैं। समेशन एफ वाई मतलब क्या, वर्टिकल फोर्सेस ऊपर जाने वाले इज इक्वल टू वर्टिकल फोर्सेस नीचे जाने वाले। अलजेब्रिक सम 0 होता है इसका मतलब, ऊपर जाने वाले कौन से आर ए प्लस ये आर बी यानी 3 इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस 9। देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 3 6 किलो न्यूटन। दैट्स इट, इतना सिंपल है। अभी आर ए का वैल्यू मिला तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6 किलो न्यूटन। हो गया, स्टेप 1 तो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में क्या कहते हैं, स्टेप 2 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन, यानी कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन को आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ई आई इंटू डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एम। अभी हर न्यूमेरिकल में स्टेप 2 में पहला डिफरेंशियल इक्वेशन ही लिखना। इसके बाद अभी क्या करोगे आप, ये जो अपना बीम है 2 पोर्शन से बना है, AC और CB, ये 2 पोर्शन है। तो क्या करो, पहला पोर्शन AC उसको छोड़ के पोर्शन CB में एक ऐसा सेक्शन ले लो जिसको XX कहेंगे। अब इस जो XX सेक्शन है वहाँ पे आपको क्या करनी है, मूवमेंट निकालनी है। कैसे निकालते हैं मूवमेंट, मूवमेंट बहुत इजी होती है, आप सभी को पता है। यहाँ पे मूवमेंट यानी या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड कंसिडर करो और फिर क्या करो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिए यहाँ पे 2 फोर्सेस है, एक 6 किलो न्यूटन, दूसरा 9 किलो न्यूटन। तो क्या करेंगे, 6 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और 9 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी आप सोचोगे कि सर ये XX लेना कहाँ पे है, इसका डिस्टेंस कुछ होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है हमें पता नहीं है, बट A से लेके ये सेक्शन कुछ X इतने डिस्टेंस पे होगा। तो अभी X इतने डिस्टेंस पे हमने उसको मान लिया, तो अभी मूवमेंट निकाल लेते हैं। बहुत इजी है, देखिए कैसे मूवमेंट का तो फंडा आपको पता है। ये एज इट इज़ लिखो, ई आई इंटू डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे मूवमेंट पहला फोर्स 6 किलो न्यूटन ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस 6 इंटू इसका XX से डिस्टेंस कितना है, X इतना है बराबर। आप ये नहीं कहना कि 1 + 2 3 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो 2 है ना यहाँ तक नहीं है, वो यहाँ तक है, एंड तक जाएगा और अपना XX तो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो क्या करेंगे 6 × X, गुड। अब दूसरा फोर्स 9 किलो न्यूटन जो नीचे जा रहा है, तो -9 ×
अब 9 से x का डिस्टेंस कितना है, इतना है। वो कैसे निकालेंगे, आप 2 नहीं बोल सकते हैं उसको 2, क्योंकि 2 यहाँ से यहाँ तक है, हमें चाहिए इतना ही। आपको पता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक x है, हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो क्या मैं 1 को माइनस कर सकता हूँ पूरे x में से? हाँ, x में से अगर 1 माइनस किया तो इतना डिस्टेंस बचेगा। तो 9 इंटू x माइनस 1। बेसिक फंडा बताऊँ क्या आपको, अगर कोई ऐसा a के बाद कोई फोर्स आता है और उसके लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस बचता है वो सीधा x में से माइनस कर देना। ये अच्छा फंडा आपको याद रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे दिया होता फोर्स और ये डिस्टेंस इधर का 3 होता तो आप क्या करते हैं, x माइनस ये साइड का बचा हुआ डिस्टेंस, दैट्स इट। हो गया मूवमेंट, इतना ही मूवमेंट निकालना था, डन। अभी ये जो आपने मूवमेंट निकाला है इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेटिंग अबाउ इक्वेशन, अबाउ इक्वेशन। इंटीग्रेशन बहुत इजी है। अभी ये जो है EI ये कांस्टेंट है, d²y/dx² का इंटीग्रेशन dy/dx होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे 6x है। अब आपको इंटीग्रेशन का एक बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ, x⁻n, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, बहुत इजी होता है। क्या, ये देखिए x⁻, जो पावर है x की उसको x से बढ़ाते हैं और उसी पावर से उसको डिवाइड भी करते हैं, दैट्स इट। ये बस एक रूल यहाँ पे इंटीग्रेशन का अप्लाई हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है, इजी है, सब करेंगे। अब इसी रूल को अप्लाई, 6x, x का पावर 1 है, अब उसमें एक और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस तुरंत इसके बाद कांस्टेंट लिखना c1। इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लिखना पड़ता है, पहले टर्म का जैसे ही आपने इंटीग्रेशन किया फटाक से c1 लिख देना, ओके। उसके बाद ये 9 जो है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रखा, x-1। अब बोलोगे कि सर इसका कैसे करें इंटीग्रेशन, इजी है। x-1, इस टर्म का पावर कितना है, पहले से 1 है, उसमें अगर एक और ऐड कर दूँ तो 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। कितना इजी है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और वो साइड लिख देते हैं, EI इंटू dy/dx, EI इंटू dy/dx इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब ये क्या हो गया, 3x², 3x², गुड। उसके बाद प्लस c1, उसके बाद माइनस ये 9/2 जो है कांस्टेंट एक साइड लिखता हूँ, -9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x-1 होल स्क्वायर, डन, ख़त्म हो गया। अभी ये जो इक्वेशन मिला है हमें, इसको ही बोलते हैं स्लोप इक्वेशन। मूवमेंट निकालने के बाद उसको एक बार इंटीग्रेट किया, एक बार इंटीग्रेट करने के बाद जो इक्वेशन मिला उसको बोलते हैं स्लोप इक्वेशन, दैट्स इट। अभी क्या करें, इसका और एक बार इंटीग्रेट करें तो आपको मिल जाएगा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग अगेन, जो मिला है इक्वेशन उसी को और एक बार इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग अगेन, EI कांस्टेंट है, dy/dx का इंटीग्रेशन हर न्यूमेरिकल में यही रहेगा, y, इसका इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू 3 इंटू x का पावर का कितना है, अभी 2 है, उसमें से एक ऐड कर दिया मैंने एज पर इंटीग्रेशन रूल, 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, डन। प्लस ये c1 कांस्टेंट है बट उसके साथ कोएफिशिएंट 1 है और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। कोएफिशिएंट मतलब क्या पता है, c1, ऐसा 1 इंटू c1 होता है ना, तो ये 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। अब ये दूसरी बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए उसके तुरंत बाद c2,
दूसरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2। हर न्यूमेरिकल में ऐसा ही करना है। माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, ये कांस्टेंट एक साइड लिखा, इनटू ये x माइनस 1, इसका पावर 2 है। अब x से बड़ा होगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, ये 3 डिवाइडेड बाय 3, दैट्स इट। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू 3 को 3 कट हो जाएगा, डन। x का क्यूब प्लस C1x प्लस C2 माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1.5 होता है। ये यहाँ पे मैं 1.5 लिखता हूँ और ये ब्रैकेट में x माइनस 1 रेज़ टू 3। अब आप बोलोगे कि सर इसको 1.5 क्यों लिखा आपने, बुक में तो 9/2 या एज इट इज़ रखते हैं। देखिए बच्चों, अगर इसको पॉइंट में लिखोगे कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब दूसरी बार जो इंटीग्रेशन किया और उसके बाद जो इक्वेशन मिला वो आपका रहता है डिफ्लेक्शन इक्वेशन। समझ में आया? 2 इक्वेशन मिल गए, बहुत अच्छा काम हो गया। अपना स्टेप नंबर 2 यहाँ पर डन होता है। अभी चलते हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर। स्टेप 3, अब इसमें C1 एंड C2 ये 2 चीज़ों का वैल्यू हमें क्या करना है, निकाल देना है। बहुत इजी होता है बच्चों, कैसे निकालेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन मतलब यहाँ पे ये जो बाउंड्रीज है ना, यहाँ पे इसका स्लोप और डिफ्लेक्शन कितना होता था, लेक्चर के शुरुआत में हमने देख लिया है। तो यहाँ पे देखो, एट ए पे, ए जो है बाउंड्री है, वहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, x जस्ट अभी शुरू हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। x यहाँ से शुरू होके यहाँ पे जाने के बाद x होता है, बट यहाँ से तो जस्ट शुरू ही हो रहा है ना, मतलब x इज इक्वल टू 0 होता है। एंड वहीं पे डिफ्लेक्शन कितना होता है, सिंपल सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन 0 होता है। ये कंडीशन किस में पुट करनी है, पुट इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ये कंडीशन डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करनी है, वो भी कहाँ तक, C2 तक, दैट्स इट। करते हैं पुट। अब x की जगह 0 और y की जगह 0, यहाँ पे शुरुआत में ही y है, ई आई इंटू वाई की जगह 0 यानी ये 0 हो गया, इज इक्वल टू x की जगह क्या पुट करना है, 0 प्लस C1 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस C2। अब ये सब 0 हो जाएगा तो C2 बाय डिफ़ॉल्ट 0 आना है, देयरफॉर C2 इज इक्वल टू 0। और मज़े की बात और राज की बात बताऊँ, जब सिंपली सपोर्टेड बीम रहता है हमेशा के लिए C2 आपका 0 ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो समझो कि कुछ तो गलत हो रहा है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, डिफ्लेक्शन इक्वेशन में जब आप ये वैल्यूज़ पुट कर रहे हो, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, तो इनको बस C2 तक पुट करना है, ये बात याद रखिए। अब इसके बाद ये क्यों C2 तक ही, क्योंकि यहाँ तक का जो इक्वेशन है ये पोर्शन AC तक आता है और हमने पॉइंट कहाँ पे लिया है, A, यानी पोर्शन AC लिया है। दूसरा पोर्शन कौन सा रहेगा, CB। अगर मैं B पे लेता ना ये कंडीशन, तो मैं पूरा इक्वेशन लेता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा हमें इक्वेशन कंसिडर करना पड़ता। अभी सेम एट A पे लिया, तो अभी एट B पे x का वैल्यू अगर मैंने ऐसा एक्सटेंड करते 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 गया, यहाँ तक x लिया, तो x का वैल्यू जितना बीम का लेंथ है उतना हो जाएगा। एट B x इज इक्वल टू 3 मीटर एंड अगेन y क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन सिंपल सपोर्ट पे 0 ही होता है ना, इतना इजी है। इसको पुट करें अगेन डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, पुट इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ये कंडीशन सब जगह पे आपको सेम ही लेने, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो, बस उसमें x का वैल्यू अलग हो जाएगा,
अगर बीम का स्पैन 6 मीटर होता तो x इज इक्वल टू 6 आता, दैट्स इट। बाकी कोई डिफरेंस होगा नहीं, ये कंडीशन सेम हर न्यूमेरिकल में सिंपली सपोर्टेड दिखा, वही कंडीशंस पुट करनी है, कोई बदलाव नहीं होगा। अभी इसको पुट करके तो देख लेते हैं। डिफ्लेक्शन इक्वेशन यहाँ पे है, ई आई इंटू वाई की जगह 0, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स की जगह 3 यानी 3 का क्यूब प्लस C1 इंटू 3, C2 की वैल्यू 0 अभी निकाली, माइनस अभी पूरा इक्वेशन ले रहा हूँ क्योंकि B जो है ना ये एंड पोर्शन में आता है, तो A से लेके B तक पूरा इक्वेशन कंसिडर करना पड़ेगा, माइनस 1.5 इंटू 3 माइनस 1 इसका क्यूब। अभी ये अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है। ये साइड तो 0 हो जाएगी, ये 3 का क्यूब, फिर उससे माइनस करो ये चीज़, तो आपको C1 का वैल्यू -5 आएगा। डन, स्टेप नंबर 3 भी आपका हो चुका है। एकदम ध्यान से समझिए, अगर समझ में नहीं आया फिर से रिपीट देखिए, रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। बच्चे खामखा डरते हैं मैक्लॉज मेथड से, ये डरावना मेथड नहीं है, बहुत इजी मेथड है, रिपीटेटिव होता है सब। अभी स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं और ये अपना आखिरी स्टेप है, स्टेप 4। अब स्टेप 4 में करना क्या है, कैलकुलेट, अगर पूछा है तो स्लोप, नहीं तो डिफ्लेक्शन। हमें तो बस डिफ्लेक्शन पूछा है इसलिए डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब डिफ्लेक्शन कहाँ पे पूछा है, अंडर पॉइंट लोड 9 किलो न्यूटन, 9 किलो न्यूटन। अब मुझे बताइए फॉर डिफ्लेक्शन अंडर पॉइंट लोड, ये लिखता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से बाद में रेफर करने के लिए ईजी हो जाएगा। पॉइंट लोड, अब पॉइंट लोड लेफ्ट साइड से कितने डिस्टेंस पे है, 1 मीटर, यानी x का वैल्यू मैं अगर लेता हूँ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। ये देखिए लेफ्ट साइड से मेजर कर रहा हूँ, है ना, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या निकालने जा रहे हो, डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में पुट करो, पुट इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अगर यहीं पे स्लोप पूछा होता ना तो मैं इसको x इज इक्वल टू 1 पुट इन स्लोप इक्वेशन बोलता, डिफ्लेक्शन बोला है तो डिफ्लेक्शन में। ओके, पुट करें, चलो, ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 का क्यूब प्लस C1 का वैल्यू -5 इंटू एक्स का वैल्यू 1। अभी यहाँ पे ध्यान से कैलकुलेशन करना, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, आगे प्लस C2 0 है, माइनस उसके बाद 1.5 इंटू 1 माइनस 1 इसका क्यूब, मतलब ये 0, ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ई आई इंटू वाई मतलब ई आई एज इट इज़ और वाई भी एज इट इज़, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ ई आई बोले है ना, तो ई आई को कांस्टेंट रखो। ये 1 का क्यूब 1 प्लस इंटू माइनस, -5 इंटू 1 5, और ये तो 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, 0 इंटू एनीथिंग, दुनिया की कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होनी है, तो ये हो गया 0। तो अभी हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 - 5 -4, और ये जो ई आई है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट, हो गया। आपके 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है और 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। फिर भी उसके बावजूद अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।